आप कहीं पे भी चले जाओ, सुबह सफाई के नाम पर हर जगह कचरा डलता हुआ मिलेगा, जलता हुआ मिलेगा। 2025 और 30 तक हर घर में कैंसर का पेशेंट आ जाए। कि हमारी जनसंख्या फिलहाल चीन को भी पीछे छोड़ती चुकी है। 3G 4G 5G की अभी अध्ययन कोई क्लियर इसका वो नहीं आया कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसे पता लगा लेते कि पर्यावरण कैसा रहेगा। ये कहावत है, काढ़ रहा केर सुकाड़ रहा बेर। आज हम बात करेंगे हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कि वो किस तरह बदल रहा है, किस तरह हमारी खामियां हैं उसमें, और हमारे जलवायु परिवर्तन में कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीताराम कंडेलवाल जी, जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली में प्रोफेसर हैं बॉटनी के। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, आप पहले अपने बारे में परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर सीताराम खंडेलवाल, बॉटनी में प्रोफेसर हूँ मैं, और मैंने जो शोध कार्य किया है वो आदिवासियों के मध्य रह के किया है। अच्छा। राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों के बीच में एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी। राजस्थान गुजरात दोनों स्टेट में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे उनकी प्रकृति को पादपों के साथ में अध्ययन किया कि किस प्रकार वो पादपों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार वो पादपों का संरक्षण करते हैं। तो राजस्थान में पूरा दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के 5 जिले जहाँ आदिवासी बहुल्य है, पूरा क्षेत्र जो है वो अध्ययन करा, और प्रकृति संरक्षण में आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सर, हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है कि जो भी हमारी ह्यूमन लाइफ है, हमारा मानव जीवन है, उस पर जो क्लाइमेट चेंज अब आ रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव? जो होता है कि पर्यावरण जो था, क्योंकि हमारा जो आवरण है वो पर्यावरण है जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, चाहे वो जैविक घटक है चाहे अजैविक घटक है, दोनों हमारे चारों तरफ है और वही पर्यावरण बनाते हैं। जैविक घटक को हम देखें तो जो परिवर्तन हो रहा है, आज से पहले हम पुराने जमाने को देखते हैं और अब देखते हैं, तो जो प्लांट का 33% होना जरूरी है वन भूमि, वो 8 और 9% रह गई है। 33% से घटकर केवल 8%। करौली जिला है जहाँ पर 32% वन भूमि है, उदयपुर और करौली, जो कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये वन क्षेत्र इनमें पाया जाता है, बाकी का राजस्थान में कहीं पर नहीं है। तो वनों का घटना एक बहुत बड़ा जो है वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप में हमारे संरक्षक हैं और वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, और मनुष्य का जीवन जो पड़ रहा है फर्क उस पर, क्योंकि उसने अपना जीवन जो है वो हर चीज में चेंज कर दिया है। पहले जल स्रोत थे, पहले बावड़ी थी, जितनी आवश्यकता थी पानी निकाला जाता था। उसके बाद कुएं आए, कुएं में जितनी बाल्टी की जरूरत थी उतना खींचा जाता था। फिर हैंडपंप आए, हैंडपंप में जितनी बाल्टी जरूरत थी उतना भरा जाता था। हैंडपंप के बाद में अब सबमर्सिबल आ गई कि जितना पानी का कोई जरूरत नहीं, एक बार बटन दबा दो पानी फैलता रहता। तो हमने जो जल का दोहन था वो पूरा कर दिया है, वाटर लेवल 800 फीट तक चला गया। हम कहते हैं कि पानी नहीं है, पानी कहेंगे आपने जो जल का दोहन था वो चला गया, और वाटर उस हिसाब से रिचार्ज नहीं हो रहा है। जल का दोहन होने से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, फ्लोरोसिस, क्योंकि जोड़ों का मुड़ना, अंगुलियों का मुड़ना, ये सब जो है ये फ्लोरोसिस का कारण हो रहा है, दांतों का पीलापन होना। इसके अलावा जो मनुष्य ने अपना जो पर्यावरण में फर्क पड़ रहा है, अपन वायु प्रदूषण को देखें, आप कहीं पे भी चले जाओ, सुबह सफाई के नाम पर हर जगह कचरा डलता हुआ मिलेगा, जलता हुआ मिलेगा, क्योंकि सफाई इकट्ठा करते हैं वहीं पर आग लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा मुख्य वो पर्यावरण प्रदूषण में अगर आ रहा है, हम देखें उस कचरे को इकट्ठा करके उसको कहीं पर एक बायोडिग्रेडेबल तरीके से नष्ट किया जाए, कि गड्ढे बना दिए जाए, उनमें डाल दिया जाए वो कचरा। जैविक कचरा और अजैविक कचरा जो है वो खाद बन जाएगा, सब चीज हो जाएगा। लेकिन हम ये जो सफाई कर्मी है उनकी ट्रेनिंग होना भी आवश्यक है। पहले नगर परिषद में एक ट्रेनिंग हुई थी करौली के अंदर, वहां पर सब कार्मिकों को बुलाया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया। तो उनका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से आप कचरे को मैनेज करें। आप करौली के अंदर देखें तो दीपपुरा गांव के यहाँ पर एक कचरे का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। गए होंगे आप, देखा होगा। और उस कचरे से क्या जीवन पे फर्क पड़ रहा है कि जो गाय थी वहां पर गाय भोजन की तलाश में पहुंच जाती है, और वो गाय भोजन तलाश करती है, साथ साथ में वो प्लास्टिक को खा जाती है, और प्लास्टिक को खाने के बाद वो उनके आंतों में जमता चला जाता है। जमने के कारण वो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, और वो वहीं पर ही
धीरे धीरे उस कचरे में आग लगा दी जाती है। गाय की मूवमेंट होती नहीं है, गाय चल नहीं पाती और गाय वहीं मृत्यु हो जाती है। अब जाके देख लेना इस चीज को। इसी प्रकार से जो पर्यावरण पे फर्क पड़ रहा है, मनुष्य का खुद का शरीर जो है, अनेक बीमारियां इस पर्यावरण में प्रदूषण के कारण आ रही है। हम चाहे जल का दोहन देखें, इसके अलावा मनुष्य का जो जीवन था, वो पहले जो खाद थे वो देसी खाद काम में आते थे, चाहे वो इंसेक्ट मारने के लिए काम में हो, पेस्टिसाइड हो, कि खीप का पौधा था, एक आकड़ा, इसके पौधा, नीम, आकड़े के पौधे को कूटकर जहाँ से पानी जाता था खेत में, खीप का पौधा कूट देते थे, जहाँ खेत में पानी जाता था वहां डाल देते थे। उसमें से उसका जो लेटेक्स दूध है वो पूरे खेत में चला जाता था, खेत में कोई जरूरत ही नहीं होती थी। अब जो हम डाल रहे हैं इंसेक्टिसाइड, केमिकल जो डाल रहे हैं, और वो केमिकल क्या हो रहा है कि मनुष्य के शरीर में तो जा ही रहा है, माँ के आंचल में भी पहुंच गया आपको। उस केमिकल के साइड इफेक्ट इतने हो रहे हैं कि हर कॉलोनी में कैंसर का पेशेंट आ चुका है। कारण काफी बढ़ रहा है हर घर में, सरकार तो ये कहती है, आंकड़े आ रहे हैं कि 2025 और 30 तक हर घर में कैंसर का पेशेंट आ जाएगा। तो हम कैसे, क्योंकि बहुत सारे कारण हुए हैं। पक्षियों की संख्या देखो आप, प्रजनन क्षमता कम हो रही है पक्षियों में, क्योंकि आपने स्प्रे करा, स्प्रे करने के बाद में उस पक्षी ने दाना खाया, दाना खाने के बाद में उस पक्षियों की संख्या ही कम होती चली गई। आपको गिद्ध देखो, हाथी गठा के अंदर गिद्ध मिलता था पहले, आज से 20-25 साल पहले ये मृत पशु पड़े रहते थे और गिद्धों का झुंड लगता था। अब आप गिद्ध देखने में मिलते हैं कहीं ढूंढोगे आप, कहीं आशाकी के आसपास उधर मिलेगा, कहीं बयाना के आसपास मिलेगा, ठेकरा गौशाला उधर मिलेगा। आपको कहीं एक गिद्ध जो है वो चील, कहीं बच्चे पहले चील गाड़ी, चील चल रही है, आज से 25 साल पहले का जमाना देखेंगे आप तो आपको आसमान में जो काइट और वल्चर थे वो नजर आते थे, अब एक नजर नहीं आ रहा। बच्चा जानता ही नहीं है कि होती क्या चीज है। कोई कारण ये कि सब जो पर्यावरण में रसायन काम में आ रहे हैं, उनका सेवन उनके मार्फत हुआ और वो खत्म हो गए। तो हमें पर्यावरण को बचाने की बहुत जरूरत है। सर, आपने जो बात की थी कि जैविक खाद बनता है, जैसे हाँ। कि हरे पेड़ों को जो भी पत्ते हैं उनको डाल के गड्ढे में उनका खाद बनाया जा सकता है, लेकिन ये कचरा अभी फिलहाल हम देखते हैं कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस वर्ष तो फिर उसका जो निस्तारण होगा वो किस प्रकार से होगा? इस वर्ष का जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म करने का, क्योंकि ये जो थीम है इस साल की कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम कैसे नष्ट करें, इस वर्ष का पर्यावरण दिवस का थीम ही ये है। अब मनुष्य के हर रग रग में प्लास्टिक बस चुका है। पर्यावरण, मनुष्य को खुद को जागरूक होना होगा। आज मैं बाजार जाता हूँ, थैला लेके जाता हूँ, मैं खुद जो है वो सब्जी में एक भी थैली नहीं लाता, मैं सब मेरे का थैले में डाल देता हूँ, आगे घर में सब अलग अलग कर लेते हैं। तो मनुष्य को खुद को जागरूक होना है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह जितने भी प्रोग्राम है प्लास्टिक की बोतल बंद कर दी है, फिर भी काम में आ रही है। तो सरकार को भी बहुत कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक बर्तन बैंक योजना चली है गाँव में। हाँ, बहुत अच्छी योजना है। मैं तो कह रहा हूँ निःशुल्क ऐसी योजनाएं चला दे, और एक ही वैसे भंडार इस टाइम में कि बहुत सारा भंडार कर दे कि जितने भी मेरी झोल है सब स्टील के बर्तन काम में लेंगे। कि आप ये देखिएगा कुछ मेरी झोल तो क्या करता है, क्योंकि होता है कि वो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है। एक शादी के अंदर 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली कचरा इकट्ठा हो जाता है, कब सब मिला के प्लास्टिक के कप प्लेट और कचरा मिलाओगे आप, कम से कम हो जाता है। उसको डिस्पोजल कराने में कम से कम 3-4 हज़ार का खर्चा आता है। उस वो मेरे झोल वाले का, मेरे झोल वाला क्या करता है, उस प्लास्टिक के कचरे में आग लगाएगा, पूरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। क्योंकि उसे पता है कि 2,000-4,000 बचाने के लिए उसने कितना प्रदूषण फैला रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम, लेकिन वो कचरे में आग लगा के फ्री हो जाता है वो। तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें खुद को, जो प्लास्टिक 400 से 1,000 साल तक निकल पा रही है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिड्यूस। क्योंकि 3 चीजें हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3 चीजें हैं। हमें उपभोग कम करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण के लिए घातक है। उसको बचाने के लिए हमें फिर उनका रीयूज करना पड़ेगा। कि कोई चीज है वो काम आ रही है। अब मैं जीवन में शायद मैंने कभी प्लास्टिक की बोतल खरीद के पानी पिया हो, शायद बता रहा हूँ। कहीं पे भी अगर स्टेज पे भी प्लास्टिक की बोतल आती है मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पर्यावरण के लिए घातक है ही, साथ में स्वास्थ्य के लिए घातक है।
उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर इतना केमिकल घुल चुका है कि वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, वो जल के अंदर जा रहा है, जल के अंदर समुद्र में पहुंच रहा है, नदी में पहुंच रहा है, वहां पर जो जीव रह रहा है वो नष्ट हो रहा है, मछलियों के अंदर मिल रहा है। प्लास्टिक की थैली है, अंदर चली गई, कभी कोई मछली के अंदर फंस गई, कोई चिड़िया के अंदर फंस गई, जाके मर रहा है वो पक्षी है। तो और वही प्लास्टिक हमारे नमक में आ रहा है, क्योंकि नैनो पार्टिकल, बारीक माइक्रो पार्टिकल्स समुद्र में चला गया, नदी में चला गया, सागर में चला गया, सब जगह, और वही हम नमक में खा रहे हैं। तो आप जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें करना पड़ेगा इस प्लास्टिक के लिए, कि हमें एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक उसका उपभोग बिल्कुल बंद हो, और सरकार कड़े कानून बना दे कि जहां पर मिले उसको तुरंत बैन करके तो जो भी सजा है वो दी जाए। तो औद्योगिक क्रांति का क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, टिकाऊ विकास। हमें विकास करना है, लेकिन विकास टिकाऊ होना चाहिए। कैसे मतलब? विकास टिकाऊ ऐसे होता है कि, है ना, विकास टिकाऊ ऐसे होता है कि एक भारत में अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नाम का एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में एक सेक्शन है EIA। तो हम कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, और इंडस्ट्री डेवलप करने पर होता यह है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करा जाता है पहले, कि आपने मान लो कोई इंडस्ट्री लगाई, और इंडस्ट्री लगाने पर उसका प्रभाव ये पड़ेगा, तो उस प्रभाव की हम क्षतिपूर्ति कैसे करें। सरकार ये कहती है कि जल अगर आप स्रोत हटाते हो तो नया जल स्रोत बनेगा, अगर वृक्षों को हटाते हो वहां से तो नए वृक्ष आप लगाए। तो मान लो आपने इतनी CO2 जोड़ी, पर्यावरण में रिलीज की, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले कारक भी जो है वो हमारे वहां पर साथ में लगाएं। तो विकास हम साथ करें, लेकिन विकास सतत विकास होना चाहिए, वो विनाश वाला विकास नहीं होना चाहिए कि हम विकास कर रहे हैं विनाश की ओर जा रहे हैं। ये हमें बहुत ध्यान देने की चीज है। हमारे देश में और काफी वर्ल्ड में भी काफी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और पिछले हम देख चुके हैं कि हमारी जनसंख्या फिलहाल चीन को भी पीछे छोड़ती चुकी है, और 150 करोड़ से भी ज्यादा लगभग हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। और इसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारा शहरीकरण भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और शहरीकरण के बढ़ते बढ़ते भी काफी जो जगह विकसित करनी पड़ती है ताकि लोगों को फ्लैट दिया जा सके, लोगों को घरों का घर बनाए जा सके। तो इसके लिए हमारी जो कृषि की जमीनें हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है ताकि जमीनें निकले। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ते शहरीकरण? तो वो शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो कंक्रीट का जाल बिछ रहा है। सबसे बड़ा है कंक्रीट का जाल, और कंक्रीट का जाल बिछने से हो क्या रहा है कि पर्यावरण गर्म हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को, जो पर्यावरण की रेज है उसको एब्जॉर्ब कर रही थी, कंक्रीट हो गई, कंक्रीट पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान ये है कि हमें मल्टी स्टोरी पे जाना पड़ेगा, कि जो फ्लैट कल्चर है, जगह कम घेरे ऊपर तक बढ़ते जाए, और जो ग्रीन कवर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एरिया है, कि मैं कह रहा हूँ मनुष्य को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ये निर्धारित कर दिया जाए कि आजकल GPS है सबके पास, उसने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ लगाने के बाद में 6 महीने बाद उस पेड़ की ये स्थिति हुई, 1 साल बाद ये स्थिति हुई, उस पेड़ को 5 साल तक सरवाइव करके देखें, तब जाके पता लगता है कि हमने उस पर्यावरण में क्या योगदान किया। आपने पेड़ लगा के छोड़ दिया, और वो क्या पता कि वो लग रहा है नहीं लग रहा, क्या स्थिति हो रही है कोई पता नहीं है। पेड़ लगाने से मतलब नहीं, उसको पालना भी, पालना, उसको बड़ा करना। ये जो पेड़ लग रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हाईवे में चला गया था ग्राउंड, और हमने बच्चों के सहयोग से, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, सुबह 8 बजे प्रैक्टिकल होता था, अच्छा, और 8 बजे लाके हम पाइप लेके आए 2, और साइड में पूरे पे कनेक्शन है। हम खुद नर्सरी से 300 पेड़ लेके आए, और यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ जो पहले नहीं थे, बांस के पेड़ नहीं थे, आंवला नहीं था, गोंदी नहीं था, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हमने लगाए। और बच्चों को अब केवल इनिशिएशन लेना है, हमें केवल आगे आना है, बच्चे और समाज खुद जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे हम ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं। और शहरीकरण में भी ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं जहाँ हम घने वन विकसित कर सकते हैं। इंडिया में और वर्ल्ड में जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है उसको काफी डेवलप किया जा रहा है। पहले 2G थी, 3G हुई, और समय के अनुसार बढ़ती बढ़ती 4G के बाद अब जो 5G हो गई है, और आगामी समय में 6G की आने की भी बात चल रही है। अब ये जो इंटरनेट की स्पीड ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमने देखा है कि जो गौरैया होती थी गांवों में पहले, वो अब बिल्कुल ही विलुप्त सी हो गई है, हमें तो देखने को नहीं मिलती। पहले मैं खुद देखता था, जब तक मैंने समथिंग मिनिमम 2014 तक देखी होगी लास्ट। बिल्कुल, पर्यावरण में पहले इनका महत्व था। ये अनुमान लगाया जाता था
कि अगर वो मिट्टी में नहा रही है पानी में नहा रही है, मिट्टी में नहा रही थे उससे पर्यावरण का अंदाज लगाते थे। पक्षियों से हम अंदाज लगाते थे कि टिटोली ने कितने अंडे दिए हैं। हाँ, टिटोली ने अंडे जमीन में दिए हैं, ऊपर दिए हैं, ऊपर दिए। जमीन में दिए, बरसात कम होगी, ऊपर दिए हैं जमीन के स्तर से तो बरसात ज्यादा होगी, उनका अनुमान लगाते थे। हम बात कर रहे हैं 3G 4G 5G की, इन पे अध्ययन चल रहा है कि इससे इन जीवों पे प्रभाव पड़ रहा है। अभी अध्ययन कोई क्लियर इसका वो नहीं आया कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है। पक्षियों की प्रजाति विलुप्त और कम होने का कारण ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, क्योंकि हम जो बाजरा डाल रहे हैं, ये हम जो ज्वार डाल रहे हैं, उन सब में रसायन है और रसायन उनके पेट में जा रहा है। धीरे धीरे उनका ब्रीडिंग जो है, क्योंकि वो प्रजनन क्षमता वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम होने का प्रभाव उनकी जनसंख्या पे पड़ रहा है। ऐसा अध्ययन करा गया था राजस्थान विश्वविद्यालय में, इन बाजरे के ऊपर कबूतरों को खिलाया गया और वहाँ पर पीपी बाखरे साहब है, उन्होंने इस पे अध्ययन करा गया, देखा कि उनकी धीरे धीरे प्रजनन क्षमता कम हो रही है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा कारण है कि जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से पक्षी भी खा रहे हैं और इससे उनका जीवन पे असर पड़ रहा है। काफी चीजों में हमें देखने को मिला कि हमें नेचर को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल जाके आपने जैसे आंकड़े बताए कि लगभग 2025-2030 तक हमें हर घर में एक कैंसर पेशेंट देखने को मिलेगा। तो फिर और क्या सुझाव हो सकते हैं जैसे पेड़ों को बचाने के लिए, और कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डेवलप कर सकता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पेड़ों को कट रहे हैं तो ज्यादातर वो पेड़ काट दिए जाते हैं जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ रही है। जो होता क्या है कि जिसमें एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदाबहार पौधे, एक तो पतझड़ होते हैं, हाँ, है ना, डेसिडियस वाला, और एक होता है एवरग्रीन जो सदा हरा रहता है, पत्तियां क्रम में गिरती रहती है, साल भर पर्णपात उनमें चलता रहता है। तो जिनका लीफ कैनोपी ज्यादा है, बड़ी पत्ती वाले पेड़, बड़ है, पीपल है, कूलर है, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सबसे अच्छे पेड़ इसलिए हैं क्योंकि एक तो धर्म से जुड़े हुए हैं, हाँ, क्योंकि धार्मिक है, हमारे पेड़ों को धर्म में पूजा गया है। आप देखो कि आंवला एकादशी, बड़ मावस, बिल्कुल पीपल पूनो, सब जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ों को, बीलपत्र को शिव जी पे चढ़ाते हैं। हर पेड़ की महत्ता है, धर्म से जोड़ा गया। तो हमें जो वापस फिर लौट चलें, हमें वापस पुराने उस पे जाना पड़ेगा कि हमें हमारा जो जीवन है, हमें भौतिकवादी युग से दूर होना पड़ेगा कि जो उपभोग है हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जितना हम उपभोग कर रहे हैं, संसाधनों का उपभोग हमें सीमित करना पड़ेगा। आप देखिएगा एक घर में 5-5 वाहन मिलेंगे, हमें एक ही आदमी घर का एक जा रहा है, पूल करके नहीं जाएंगे। तो हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। आप में बच्चों में कल्चर अभी से डालनी पड़ेगी कि घर का अगर एक बिजली का बटन भी फालतू चल रहा है तो आपको बंद करने की प्रवृत्ति खुद को डालनी पड़ेगी। आप खुद बंद करेंगे तो आप बिजली को बचा रहे हैं, मतलब पर्यावरण को बचा रहे हैं। बिजली बनाने में भी पर्यावरण दूषित हो रहा है, चाहे वो कोल से बन रहा हो, चाहे वो थर्मल से बन रहा हो। तो हमें खुद को जो है इनिशिएशन लेना पड़ेगा जिससे कि इस पर्यावरण को हम बचा सके। आगे आने वाली संतति जो है, अगर इस स्पीड से पर्यावरण चलता रहा, जो विनाश हो रहा है, मनुष्य का जीवन जो रिसर्च बताती है 600 साल से ज्यादा नहीं है। तो 600 साल में मानव प्रजाति यहाँ से चल देगी, क्योंकि हर साल पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के बाद में 55 के बाद जो है मनुष्य का जो है वो ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, टेम्परेचर जो है। चलो मान लो 5 जून को हम फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली होकर एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और लोग एक पौधा रोपण करके एक फोटो डाल देते हैं सेल्फी में और बताते हैं, नीचे हैशटैग लगाते हैं इको फ्रेंडली। तो क्या आपको लगता है कि वो उस पौधे को पाल रहे होंगे सही से और उसको विकसित कर पाएंगे, या फिर नाम के ये इको फ्रेंडली है? इसमें होना ये चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि एक अलग से प्लांटेशन के लिए भर्ती की जाए, जो मैं मानता हूँ कि एक एरिया, चाहे वो 1 बीघा का, ऐसे बहुत जगह है जो खाली है, चारागाह भूमि है, पंचायत के पास में है, 1-1 बीघा के ब्लॉक बना दिए जाएं और उस बीघा के लिए 2 आदमी नियुक्ति दे दी जाए डेली बेसिस पे कि आप ये 2 बीघा 1 बीघा की जमीन है, ये ट्रैक्टर है जो पानी देगा 7 दिन में, चाहे वो संसाधन कहीं से भी पंचायत पे आए, कि हर 7 दिन में 1 दिन आ जाएगा, पूरे पेड़ों को भरा दो। 2 आदमी की जिम्मेदारी हो गई, देख लो 2 चाहिए 5 चाहिए, उस 1 बीघा क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। आपने मानो 1 बीघा क्षेत्र में 1000 पौधे लगाए, उस पौधे पे कितने जिंदा हैं, उन 2 बंदों की जिम्मेदारी रहे और ऊपर से मॉनिटरिंग जो है वो ग्राम पंचायत करता रहे या शहरी क्षेत्र में नगर परिषद करती रहे
कि वो पेड़ लग गए, पेड़ की आगे मॉनिटरिंग जो है वो कि हम मान लो वीकली टेस्ट ले रहे हैं और उससे पता लगता है कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। हर महीने में देखा कि हमने कितने पेड़ लग गए, कितने सूख गए उनकी जगह हमें वापस से लगा देना चाहिए। तो हमें सर्वाइवल रेट को बढ़ाना है, तब जाके ये घना जो हम बैठे हैं ये पेड़ वो ऐसे ही नहीं लगे, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। 2-3 साल 4 साल तक आपको बच्चे की तरह पालना है, तब जाके ये पेड़ बड़ा होगा। और जब हम जो सुकून, आप यहाँ से ग्राउंड के टेम्परेचर इस टेम्परेचर में देख लो कितना अंतर आ रहा है और कितना हमें मानसिक शांति मिल रही है, क्योंकि पेड़ों की छाया तनाव कम करती है, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं इसलिए। अभी जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए हमने देखा है कि नई नई कंपनी अब ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रही है ताकि थोड़ा पोल्यूशन कम हो। पेट्रोल डीजल की खपत भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, लिमिट के हैं, तो ये कम भी होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे क्लाइमेट पर? पड़ेगा। होता क्या है कि लिथियम से बन रही है, लिथियम हमारा इम्पोर्ट हो रहा है उससे। अब होता क्या है कि जो हमारे पास में ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से सोलर एनर्जी जो बना रहे हैं, क्योंकि जो हम दोहन कर रहे हैं ये तो एक सीमित संसाधन है, अब नहीं तो 100 साल में खत्म होगा। कोयला खत्म होगा, पेट्रोल खत्म होगा, ये तो खत्म होने हैं। लेकिन हमें जो संसाधन है एयर से, सोलर से, इसका उपयोग हमें बढ़ाना पड़ेगा। घर में सोलर प्लांट लगता है, सोलर प्लांट लगाने से सरकार ने हर सरकारी भवन पर अनिवार्य करा है कि आप सोलर प्लांट लगाओ। हाँ, ज्यादातर सरकारी भवनों पर लगा। सोलर प्लांट लगने से कम जो हम उस संसाधनों पर निर्भर है वो हमारा कम होगा और उससे पर्यावरण को, संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।